इंडक्टर सर्किट में क्या पढ़े, प्योरली इंडक्टर सर्किट में एक बैक ईएमएफ वर्क करता है ड्यू टू लूप, है ना। एक लूप दूसरे लूप के फ्लक्स को रिपल करने की कोशिश करता है। और वो बैक ईएमएफ की वैल्यू ये है -L × di/dt। सेल्फ इंडक्टेंस से होता है ये। तो ये टोटल ईएमएफ अब कितना हो जाएगा, ये माइनस करके सोर्स ईएमएफ में माइनस करेंगे बैक ईएमएफ को। ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग लूप लॉ लगा करके इंडक्टर में। तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो है, इसमें रेजिस्टेंस तो है नहीं, जीरो हो गया ये। अब इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी डी टी का, तो ये बन जाएगा -cos ओमेगा टी। कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट के लिए हम लोग ले लेंगे एवरेज करंट, चूंकि जीरो होता है किसी भी साइनसॉइडल वैरिंग क्वांटिटी के लिए, तो उसका हम लोग एवरेज ले रहे हैं। इस क्वांटिटी का एवरेज लेंगे, जीरो होता है इसका। तो वो जीरो करने के बाद यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है वो जीरो आ रहा है, तो जीरो रख दिए यहाँ पे, +0, कुछ भी नहीं है। अब ये वैल्यू जो है ये कन्वर्ट हो सकती है करंट के टर्म में। ठीक है, वोल्टेज बाय इंडक्टेंस, करंट हो गया। अब ये माइनस, ये इसको लिखा जा सकता है sin 90 - थीटा, लेकिन माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये इधर रिवर्स हो जाएगा। अब ये क्या है, π/2 इज फेज डिफरेंस। π/2 क्या है, फेज डिफरेंस। जैसे एसएचएम में हम लोग पढ़ते हैं ये फॉर्मूला, ω t - फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इट मीन्स करंट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होगी वो 90 डिग्री लैग करेगा बाई वोल्टेज। वोल्टेज यहाँ से शुरू होगा, करंट नीचे से शुरू होगा, तो 90 डिग्री लैग कर रहा है ये। और अगर पीक वैल्यू करंट की निकालनी है तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई ω L क्या है, इंडक्टेंस है। जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे इंडक्टेंस यहाँ पे। फेजर डायग्राम बनाएंगे 90 डिग्री लैग करा के, इन दोनों के बीच में एंगल फेज डिफरेंस 90। ये वोल्टेज का फेजर हो गया और ये करंट के लिए फेजर हो गया, दोनों के बीच का 90। अब इसमें कुछ बात पता चली कि इंडक्टिव सर्किट में ω L जो था वहां पे, ε0/ω L, वो एक सेम रोल प्ले कर रहा है जैसे रेजिस्टेंस R करता है रेजिस्टिव सर्किट में। तो ये भी अपोज करने का काम कर रहा है ये वैल्यू। तो सच नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ सर्किट करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। मतलब नॉन रेजिस्टिव मतलब रेजिस्टर जैसे अपोज करता है वो नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ और अपोज कर रहा है, लाइकली जैसे नॉन रेजिस्टिव रेजिस्टेंस होता है वैसे ही यहाँ पे जो चीज भी अपोज कर रही है मोशन को करंट के, उसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको रिएक्टेंस कहा जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि इंडक्टर की वजह से है, इसीलिए उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जा रहा है। उस अपोज करने को इंडक्टिव रिएक्टेंस का टर्म दिया गया है। XL से डिनोट करेंगे, L से होता है इंडक्टर, यहाँ पे L क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर को शो कर रहे हैं हम लोग। तो XL की वैल्यू कितनी आई थी, ω L। ओमेगा को चेंज कर दिए तो 2π/μL। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है, एसी सर्किट है, फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं, एसी सर्किट है तो फ्रीक्वेंसी जीरो तो नहीं हो पाएगी। एसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी तो होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते ही रहता है। अब भले वो 550 हर्ट्ज हो, 60 हर्ट्ज हो, डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है तुम्हारा इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। लेकिन डीसी सर्किट है तो उसमें फ्रीक्वेंसी तो होता नहीं है, जीरो होता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे जीरो रख दिया जाए तो डीसी करंट के लिए जो इंडक्टेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब कोई कॉइल है उसको अगर हम लोग डीसी सर्किट से ज्वाइन करा दें, क्या करें, किसी कॉइल को अगर हम लोग डीसी सर्किट से ज्वाइन करा दें ऐसे, तो इसमें जो वैल्यू होगी इस कॉइल की, अपोजिशन अपोज करने का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। डीसी सर्किट में कह रहा है कि ये वर्क नहीं करता है कॉइल। ठीक है, क्योंकि इसका इंडक्टेंस वर्क ही नहीं करेगा डीसी सर्किट के लिए।
कुछ अपोज नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहा है, दस इंडक्टर अलाउज डीसी फ्लो थ्रू इट इजली बट अपोजेस फ्लो ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, डीसी करंट को अपोज ये नहीं कर पाता है। तो इसके लिए अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए कुछ फॉर्मूला बनेगा। आरएमएस तो वही है I0/√2, लेकिन एप्साइलन बाई जो रेजिस्टेंस होता था, एप्साइलन बाई √2 इंटू ओमेगा एल, क्या हो गया, I0 को कन्वर्ट किए हम लोग एप्साइलन बाई ओमेगा एल में, और √2 पहले से है ना। पीक वैल्यू पे ओम्स लॉ लगा दिए, तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस टाइप का ओमेगा एल हो गया यहाँ पे नीचे, वोल्टेज बाई ओमेगा एल। तो ये पीक वैल्यू के टर्म में आया। आरएमएस के टर्म में लेंगे तो सिंपली हम लोग आई की वैल्यू को कन्वर्ट करना है आरएमएस में। तो क्या किए, वोल्टेज वोल्टेज बाई ओमेगा एल कर दिए, वोल्टेज बाई ओमेगा एल, है ना। ये सब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस को दूसरे तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल। तो इन सबको एक्सएल भी लिखा जा सकता था, ओमेगा एल को एक्सएल। ये बिल्कुल नोट कर लो पूरा। फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आ गई बात कैपेसिटर की।